हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 31 यानी कि 31 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 161 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सांझ का तारा किसे कहते हैं? अब देखो आप सभी को पता है, सांझ का तारा हो गया, भोर का तारा हो गया, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह हो गया, सबसे गर्म ग्रह हो गया, सबसे चमकीला ग्रह हो गया, पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया। ये सारे के सारे किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यानी कि वीनस ग्रह को। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, शुक्र ग्रह से आपको 2-3 पॉइंट्स नोट रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसके पास कोई भी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि सूर्य की परिक्रमा जो है तो शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब पूर्व से पश्चिम की तरफ कितने ग्रह ऐसे हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा जो है तो पूर्व से पश्चिम लगाते हैं? तो वो टोटल 2 ग्रह हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक तो शुक्र है और एक है अरुण ग्रह। इन दोनों के बारे में भी आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो भारत का पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ से गुजरती है? तो यह इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। ओके, कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो मानक समय रेखा है यह टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखो जो भारत की मानक समय रेखा है वो टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और उन 5 राज्यों के कई बार आपको क्रम भी दे दिया जाता है कि क्रम में आपको बताइए कि मानक समय रेखा उन 5 राज्य से होकर के गुजरती है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए या फिर दक्षिण से उत्तर का क्रम बताइए। तो मैं आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम बता रहा हूँ। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 163 है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? तो यह अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो गल्फ स्ट्रीम की यहाँ पे बात की गई है। मैं पहले आपको बता दूं कि जलधाराएं यानी कि स्ट्रीम्स होती हैं, एक तो होती हैं ठंडी जलधाराएं, एक होती हैं गर्म जलधाराएं। तो सबसे पहले मैं आपको ठंडी जलधाराओं के कुछ नाम बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो लेब्राडोर स्ट्रीम हो गई, कैलिफोर्निया स्ट्रीम हो गई, फॉकलैंड स्ट्रीम हो गई, उसके बाद हम्बोल्ट या फिर पेरू स्ट्रीम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बेंगुएला स्ट्रीम हो गई। ये सारी की सारी जो है तो ठंडी हैं। गर्म जलधाराओं की मैं आपको बताऊँ तो एक तो आपको पता चलेगी गल्फ स्ट्रीम, ये कौन सी जलधारा है? तो यह एक गर्म जलधारा है। उसके बाद नॉर्वे की धारा हो गई, उसके बाद ब्राज़ील स्ट्रीम हो गई, उसके बाद गिनी की धारा हो गई। अच्छा, कन्फ्यूज़ आप कहाँ पर होते हो? कन्फ्यूज़ होते हो आप, एक तो आपसे पूछा जाता है ओया शिवो धारा और एक आपसे पूछा जाता है कुरोशिवो धारा। तो इन दोनों में भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओया शिवो धारा जो है तो एक ठंडी जलधारा है, जबकि अगर पूछा जाए कुरोशिवो धारा तो यह एक गर्म जलधारा है। ये भी आपको पॉइंट नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नील नदी से 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि नील नदी किन 2 नदियों से मिलकर बनती है? तो नील नदी जो है तो ब्लू नील प्लस वाइट नील, इन 2 नदियों से मिलकर के बनती है। अच्छा, नील नदी निकलती कहाँ से है? तो देखो नील नदी जो है तो विक्टोरिया लेक से निकलती है, जो कि कहाँ पर है? तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अच्छा, नील नदी पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है आसवान बांध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आसवान बांध है जो कि नील नदी पर बनाया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो देखो यह इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में स्थित है। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूर्योदय का देश जो है तो किस देश को कहा जाता है? तो जापान को जो है तो सूर्योदय का देश कहा जाता है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जापान, मैं आपको बता दूं ये है जापान। जापान जो है तो 2 द्वीपों में बटा हुआ है। एक द्वीप है उसका उत्तरी द्वीप और एक है दक्षिणी द्वीप। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान के उत्तरी द्वीप को क्या कहा जाता है? तो देखो आपको नोट रखना है कि जापान के जो उत्तरी द्वीप है उसको कहा जाता है होक्काइडो द्वीप। क्या कहा जाता है? होक्काइडो द्वीप। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो जापान का दक्षिणी द्वीप है तो दक्षिणी द्वीप को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी द्वीप को होंशु द्वीप कहा जाता है। तो इन दोनों में भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अच्छा, कई बार आपसे फिर पूछा जाता है कि जो जल संधि है जो कि उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है, जो जापान के
उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है, उस जल संधि का नाम क्या है? तो देखो इस जल संधि का नाम है, इस जल संधि का नाम है सुगारू की जल संधि। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अब जापान की यहाँ पे बात की गई थी, तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। ये भी आपको नोट रखना है। ओके, अच्छा हिरोशिमा और नागासाकी ये कहाँ पर हैं शहर? तो ये भी जापान में है। इन पर जो है तो बम फेंका गया था, न्यूक्लियर बम फेंका गया था। तो कब फेंका गया था ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार आपसे पूछा जाता है इटली का शहर है रोम, तो रोम किस नदी के किनारे है? तो देखो रोम का आपको नोट रखना है कि रोम जो है तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन सी में देकर के रखा हुआ है। फिर देखो कई बार आपसे पूछा जाता है यूएसए का न्यूयॉर्क शहर, तो न्यूयॉर्क शहर जो है तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। फिर आपसे कई बार पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया का एक शहर है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको नोट रखना है। फिर देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है, तो सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। फिर आपसे जर्मनी का पूछा जाता है कि जर्मनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह राइन नदी के किनारे स्थित है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको सारे के सारे नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की किस देश के साथ जो है तो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। और कितनी है? कई बार आपसे लंबाई पूछ ली जाती है, तो लंबाई भी आपको नोट रखनी है। 4096 किलोमीटर जो है तो टोटल भारत की जो है तो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अब देखो कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि तीन ओर से जो भारत का एक राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है त्रिपुरा। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य जो है तो बांग्लादेश को 2 बार टच करता है? तो 2 बार कौन टच करता है? तो वो करता है असम। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो कि बांग्लादेश के साथ है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो, और कितनी है ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन हमारा 168 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। सो ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है राउंड रिवोल्यूशन, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है तो पोटैटो से संबंधित है। कई बार आपसे रेड रिवोल्यूशन पूछा जाता है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह टोमेटो या फिर मीट से संबंधित है। फिर कई बार आपसे जो है तो ब्लैक रेवोल्यूशन पूछा जाता है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम से संबंधित है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 169 है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? तो वहाँ पर मिलता है हीरा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 170 है, इरोला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आपको बस यही नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, इरूला जनजाति का तो आपको पता चल गया कि यह तमिलनाडु में है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि गद्दी जनजाति कहाँ की है? तो आप सभी को पता है गद्दी जनजाति कहाँ की है। तो यह हिमाचल प्रदेश आप कह सकते हो, या फिर जम्मू कश्मीर आप कह सकते हो। लेपचा जनजाति अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि यह कहाँ की है। तो देखो लेपचा जनजाति कहाँ की है? तो यह सिक्किम की है। कहाँ की? सिक्किम की। डफला जनजाति भी अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो यह कहाँ की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की है। अच्छा, राजस्थान की है एक मीणा भी आपको नोट रखनी है। मीणा जनजाति कहाँ की है? तो यह राजस्थान की है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 171 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अब देखो भारत के मैनचेस्टर या फिर कुछ और भी क्वेश्चंस मैनचेस्टर से पूछे जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अगर आप पूरे भारत की अगर बात की जाएगी कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अहमदाबाद को। देखो कई बार आप कंफ्यूज कैसे होते हो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत का किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कानपुर को। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उत्तरी भारत का पूछेंगे तो कानपुर, दक्षिण भारत का पूछेंगे तो कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है, और अगर पूरे भारत का पूछेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अहमदाबाद। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 172 है, गैंडा परियोजना भारत में किस वर्ष जो है तो प्रारंभ की गई थी? तो 1987 में इसको प्रारंभ किया गया था। 172 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ और परियोजनाएं भी अक्सर एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, यह कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है तो 1973 में शुरू हुआ था।
फिर आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट यह कब शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है तो 1992 में शुरू हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है कि गिर सिंह परियोजना, क्या पूछा जाता है, गिर सिंह परियोजना ये कब शुरू हुई थी। तो गिर सिंह प्रोजेक्ट जो है तो 1972 1972 में शुरू हुआ था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 173 है, ग्रीन पीस नामक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब देखो ग्रीन पीस नामक संगठन का मुख्यालय जो है तो एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है, किस देश की यह कैपिटल है, तो नीदरलैंड की यह कैपिटल है। अच्छा, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था, तो नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। हॉलैंड, देखो कई बार आपसे आपको पता होगा कि भारत में डच लोग आए थे, तो जो डच लोग आए थे तो डचों को ही क्या कहा जाता है, जो डच लोग आए थे वो कहाँ से आए थे, हॉलैंड, यानी कि आप कह सकते हो नीदरलैंड से आए थे। तो ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये जो एम्स्टर्डम है यह किसकी कैपिटल है, तो यह जो है तो नीदरलैंड की कैपिटल। अब नीदरलैंड में एक शहर है हेग, हेग में एक इंपॉर्टेंट संस्था का हेडक्वार्टर है। तो किसका हेडक्वार्टर है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो वह हेग में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 175 है, सॉरी क्वेश्चन हमारा 174 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, तो यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ पर, तो देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है तो गुजरात में स्थित है। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो थोड़े से हम यहाँ पर हिमाचल के क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चन हमारा 132 है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक जो है तो किसने लिखी है, तो यह शांता कुमार ने लिखी है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो शांता कुमार ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो, राजनीति की शतरंज, ये सारी की सारी पुस्तकें किसने लिखी है, यह शांता कुमार ने लिखी हैं। तो ये आपको पॉइंट नोट होना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 133 है, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखो प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है एलपी पांडे। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए में देकर के रखा है ओसी हांडा, तो ओसी हांडा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो इन्होंने जो है तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी लोक नृत्य, ये दो पुस्तकें किन्होंने लिखी हैं, तो यह ओसी हांडा ने लिखी हैं। ऑप्शन सी में है एम एस रंधावा, तो एम एस रंधावा ने कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो एम एस रंधावा ने एक तो कांगड़ा पेंटिंग्स लिखी है और ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयस, ये दो पुस्तकें किसने लिखी है, तो यह जो है तो एम एस रंधावा ने लिखी है। अच्छा, ऑप्शन बी में देकर के रखा है डॉक्टर एस शशि, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी ए दो क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हो, एक तो हिस्ट्री ऑफ मंडी और एक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। तो देखो अगर हिस्ट्री ऑफ मंडी सिंपल पूछा जाएगा तो वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है विक्रम कायस्थ ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट ये किसने लिखी है, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है मनमोहन सिंह ने। तो इन दोनों में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है, ललित काव्यम के रचयिता कौन थे, तो देखो ललित काव्यम के रचयिता थे कन्हैया लाल शर्मा। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कन्हैया लाल शर्मा ये कौन थे, तो देखो यह जुब्बल रियासत में दरबारी कवि थे। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा 135 है, पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक जो है तो किसने लिखी है, तो देखो यह पुस्तक किसने लिखी है, यह लिखी है टीकाराम जोशी ने। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 136 है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे, तो कौन से थे, तो ये थे मनमोहन सिंह, ऑप्शन मनोहर सिंह। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मनोहर सिंह यह किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे, तो यह शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान कौन सा था, तो वो था डाडा सिबा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अच्छा, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब जो है तो किसने दिया था, तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल का खिताब किसने दिया था, तो पहाड़ी बुलबुल का खिताब दिया था सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने। तो इन दोनों में भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान जो है तो कहाँ पर स्थित है, सो 138 का ऑप्शन बी यह नालदेहरा में स्थित है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 138 का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यूएस क्लब कहाँ पर है, तो देखो यूएस क्लब भी शिमला में है और इसका निर्माण जो है तो कब किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1844 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, गेयटी थिएटर कहाँ पर है, तो गेयटी थिएटर कहाँ पर है, तो ये भी शिमला में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहला शो कौन सा इसमें दिखाया गया था, तो टाइम विल टेल, ये इसमें पहला शो दिखाया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने। अच्छा, शिमला में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो वह कहाँ पर है, तो शिमला में जो है तो पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो वो मशोबरा में है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको नोट रखना है। शिमला में भेड़ प्रजनन केंद्र है, तो वह कहाँ पर है, तो ये वह जो है तो ज्यूरी स्थान पर स्थित है।
तो ये भी कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये भी आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 139 है, किन्नर का क्या अर्थ है? तो किन्नर का अर्थ है अश्वमुख वाले लोग। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है, हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? वो थी चंबयाली भाषा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।